हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी ठीक हूं यहाँ पे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज। तो आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज है, इसमें पहला है सेट ए। सेट ए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ, देखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स। ओके। अब क्वेश्चन नंबर टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। यही देखा था, टू टाइप्स। सबसे स्टार्टिंग में पहले ही लेक्चर में हमने यही देखा था। मार्कर थोड़ा सा लाइट है, इसको थिकनेस बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे मार्कर की। ओके, पेन की थिकनेस बढ़ा देते हैं। अब थोड़ा ठीक है, दिख रहा है टिक मार्क। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में बी यूज्ड इन। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है बताया था मैंने, अपने ही इंटेलिजेंस से करते हैं उसको। ठीक है, अपने ही इंटेलिजेंस, अपने ही जजमेंट से वहां पे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो वो कहाँ पे यूज होता है, वो मैनेजमेंट में यूज होता है। वहां पे आप जैसे ही आप वहां पे फर्स्ट पेज में देखेंगे बुक के, तो वहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट, वहां पे लिखा हुआ है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एन एक्सपेरिमेंट इज नोन टू बी रैंडम इफ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी है तो। ठीक है, कैन बी प्रिडिक्टेड तो ये तो है ही। ओके, लेकिन ये नहीं आएगा आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर एक्सपेरिमेंट का क्या था। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता था, जब हम किसी भी सैंपल से रैंडम निकाल के हम वहां पे रिजल्ट निकाल लेते थे। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता था, जब हम किसी भी ग्रुप में से कोई सा भी एक रैंडम सैंपल निकाल सकते थे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। ये तो कंपोजिट इवेंट में होता है। ओके, ये तो अपना कंपोजिट इवेंट में होता है। यहाँ पे कैन बी सेलेक्टेड एट रैंडम, ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन इवेंट दैट कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर इवेंट्स। अभी बताया, जब उसको फर्दर अपन स्प्लिट कर सकते हैं, वो किस में जाता है, वो हमारा होता है कंपोजिट इवेंट। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स इवेंट, ऐसा तो कोई टर्म नहीं पढ़ा। मिक्स्ड इवेंट, ऐसा भी कोई टर्म नहीं पढ़ा हमने। सिंपल इवेंट, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट देखा था, लेकिन उसमें स्प्लिट नहीं कर सकते थे, उसमें सिर्फ एक ही इवेंट होता था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, कंपोजिट इवेंट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स याद है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते थे कि जिसमें अगर वन इवेंट ऑकर्स देन अदर इवेंट कैन नॉट ऑकर। ठीक है, देन अदर इवेंट कैन नॉट ऑकर, मतलब दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ पे अगर सही वर्ड लिखें तो टू इवेंट्स can't occur simultaneously। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो यही होता है। तो यहाँ पे अब कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। ए, द स्टूडेंट रीड्स इन स्कूल, ही स्टडीज फिलोसॉफी। ये साथ में हो सकता है। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है और वो फिलोसॉफी पढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राजू वॉज बॉर्न इन इंडिया, ही इज अ फाइन इंजीनियर। दोनों हो सकता है, इंडिया में इंजीनियर हो सकता है वो। ओके, क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 6, रूमा इज 16 ईयर्स ओल्ड, शी इज अ गुड सिंगर, हो सकते हैं। ओके, वो 16 ईयर्स ओल्ड भी है और वहां पे गुड सिंगर भी है, दोनों इवेंट एक साथ हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पीटर इज अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, पीटर इज अ वोटर ऑफ कोलकाता। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर वोटर होगा तो वो 18 ईयर्स अबव होगा।
और यहाँ पे अगर वो 15 ईयर्स अंडर होगा तो वो वोटर नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ये जब ऐसा होता है तब वो कौन सा इवेंट बोलते हैं उसको? वो आता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोल रहा हूँ, वो आता था इक्वली लाइकली इवेंट्स आता था। ठीक है, वो आता था इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर द सेम इवेंट्स। 7 का ऑप्शन नंबर बी ए एंड बी मस्ट बी द सेम इवेंट्स। 7 का ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी मे बी डिफरेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में जरूरी नहीं है ये चीज हो, ठीक है, लेकिन ए एंड बी मे बी डिफरेंट इवेंट्स ये हो सकते हैं। ठीक है, सेम इवेंट्स भी होने जरूरी नहीं है और दोनों सेम इवेंट्स है वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं लेकिन तब भी इक्वली लाइकली हो सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कॉइन टॉस वाला, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कॉइन टॉस वाला। ठीक है, यहाँ पे वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉइन टॉस वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0 देन टू इवेंट्स ए एंड बी आर। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो मतलब दोनों इवेंट के बीच में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ए एंड बी के बीच में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 8 नंबर, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब यहाँ पे ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, ये ए एंड बी के बीच में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पी ए एंड बी इंटरसेक्शन मतलब ए एंड बी के बीच में कोई कॉमन टर्म्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं देयर आर नो कॉमन टर्म्स इन, देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। ऐसा ही होता था, ए एंड बी इन दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो ये अपना किस केस में होगा? ये अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में जब एक इवेंट होता है तो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता। अभी 6 क्वेश्चन में ही देखा था। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ऑप्शन ए। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा तो ए अगर होगा तो बी नहीं हो सकता, तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, if the two events A and B, P A union B is equals to 1, then A and B are mutually exclusive events, equally likely, exhaustive events और डिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देख लिया हमने, इक्वली लाइकली भी जानते हैं। इक्वली लाइकली में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? ये अपना इक्वली लाइकली में दोनों इवेंट्स एक सरीके। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? वन इवेंट मस्ट नेसेसरीली ऑकर। दोनों इवेंट हो सकते हैं लेकिन एक को तो आना ही आना है, जितने भी इवेंट्स है। ओके, एक इवेंट तो आना ही आना है जितने भी इवेंट्स है। वन इवेंट मस्ट नेसेसरीली ऑकर। ठीक है, सो ये होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे अगर एक इवेंट अगर आना ही आना है तो सारे इवेंट्स को अगर हम मिला लेंगे, जैसे ए यूनियन बी, तो यहाँ पे वो 1 होना चाहिए। सारे इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी मिला लेंगे तो यहाँ पे वो 1 होना चाहिए। तो P ऑफ ए यूनियन बी होगा ये 1 एग्जॉस्टिव इवेंट के केस में, क्योंकि देखो ए तो आना ही आना है। ठीक है, ए आएगा और ये बी आएगा, तो दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो यहाँ पे ये 1 आएगा। ठीक है, ओके, दोनों को अगर हम मिला लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ए और बी। अगर यहाँ पे 2 ही इवेंट है तो ए आएगा या तो फिर बी आएगा। ए और बी को दोनों को मिला लेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पे 9 का सी है आंसर, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे ये पेज नंबर 13 में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये पेज नंबर, हम 13 में जाते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 13,
गया, सॉरी 13 में नहीं है, आसपास यहीं कहीं होगा। ये है पेज नंबर 13, आ गया, एक सेकेंड, पेज नंबर 13 में ही है, मिस हो जा रहा था। देखिए, टू इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इफ पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1, यही है। ओके, यही था यहाँ पे, ठीक है। अब अपन जाएंगे हमारे यहाँ पे, कौन सा पेज में हम कर रहे थे, पेज नंबर 40 में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था। ओके, तो अब ये आगे आते क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, अनबायस्ड कॉइन, शोले वाला सिक्का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इवेंट्स आएंगे हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, ये तीनों होते हैं। हमने ये जो तीनों इवेंट जो पढ़े थे उसमें हमने एग्जांपल लिया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होता है, एग्जॉस्टिव भी होता है, इक्वली लाइकली भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल दिस ए बी एंड सी, कॉइन वाले में सारी चीजें सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इफ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, अगर दोनों अगर बराबर है, देन द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इक्वली लाइकली, बोथ ए एंड सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अपना आंसर आएगा इक्वली लाइकली। डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी ना हो कि वो इंडिपेंडेंट ही है। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, इक्वली लाइकली, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इफ द टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, देन द टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये चीज देखा हुआ है हमने, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ए इंटरसेक्शन बी में, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये नॉट इक्वल का सिंबल दिया, तो जब नॉट इक्वल होगा तब वो डिपेंडेंट के केस में वो नॉट इक्वल होता है, ठीक है। डिपेंडेंट के केस में वो नॉट इक्वल होता है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ P A upon B is equals to probability of A, then A is independent of B, B is independent of A, B is dependent of A and both A and B। ऐसा केस कब होता था, ऐसा केस कब आता था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 P A upon B क्या होता था यहाँ पे, P of A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ये P ऑफ B ऐसा होता था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B करते थे, तो यहाँ पे ये कट, तो यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये किस केस में होता था, इंडिपेंडेंट के केस में होता था, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B एंड B इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, दोनों है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ A एंड B, ओके। यहाँ पे क्या है, दोनों है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, A एंड B। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इफ टू इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट, अगर दो इवेंट A और B इंडिपेंडेंट है, देन A एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B आर इंडिपेंडेंट, B एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A आर इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ दिस A B C। यहाँ पे ये आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ दिस A B C। ये हमने देखा हुआ है, कहाँ पे, कौन सा पेज नंबर है, यहाँ पे पेज नंबर मैंने नोट नहीं किया है, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे था कहीं पे, ये लास्ट में, मैंने बताया था, उस चीज को मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए ये है,
It may be further noted that if two events A and B are independent, then the following pairs of the event are also independent. फिर ये following pair भी independent है, A and B. देखिए A and B complement, A complement and B, and A complement and B complement. ठीक है, यहाँ पे ये सारे पेयर्स भी इंडिपेंडेंट है. ओके, ठीक है. हम जाते हैं अपने क्वेश्चन में. तो यहाँ पे ये क्या आ गया आंसर? यहाँ पे आएगा आंसर ये ऑप्शन नंबर हमने डी ले लिया है. यहाँ पे आंसर ये 14 का ऑप्शन नंबर डी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में. इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन दे कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दे कैनॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दे कैनॉट बी एग्जॉस्टिव. बोथ बी एंड सी. तो अगर दो इवेंट्स अगर ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है, अगर दो इवेंट्स अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं क्या? यहाँ पे 15. ठीक है, देखो वो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं क्या? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते. कैसे? क्योंकि अगर देखिए, अगर एक इवेंट अगर हो रहा है, सपोज यहाँ पे कॉइन टॉस हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे कॉइन टॉस हो रहा है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हेड्स और टेल्स. ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा. ठीक है, लेकिन ये जो टेल्स है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि हेड्स आएगा. ठीक है, टेल्स इस बात पे डिपेंडेंट है कि हेड्स आएगा. ठीक है, टेल्स इज डिपेंडेंट ऑन हेड्स. इस बात पे डिपेंडेंट है कि हेड्स आएगा. ओके, अगर वो हेड्स नहीं आएगा तब जाके टेल्स आएगा. तो वहां पे ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते. ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते. ओके, ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो सकता है. दे कैनॉट बी एग्जॉस्टिव. तो अगर वहां पे ऑकर होगा, वन मस्ट नेसेसरीली ऑकर. ठीक है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो वन मस्ट नेसेसरीली ऑकर. ये चीज हो सकता है. ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट हो सकते हैं, है ना. वहां पे एक चीज ऑकर होना जरूरी है. हम अगर बॉल्स वाला एग्जांपल लें, वहां पे 3 रेड और यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल्स, तो वहां पे अपने को जैसे बॉल अपन रैंडमली ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे अगर एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो वहां से एक चीज तो होगा ही होगा. ठीक है, ओके, एक चीज तो होगा ही होगा. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा अपना आंसर. दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. आ गया समझ में? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16. इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट. ये तो इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकते. दे मे बी इंडिपेंडेंट, ये हो ही नहीं सकते ये तो. ठीक है, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर. 15 का देखिए, 15 का बी तो 16 का सी, दोनों एक तरीके के हैं. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में. इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन द ऑकरेंस ऑफ वन हेड, ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स एंड ऑकरेंस ऑफ नो हेड आर इंडिपेंडेंट इक्वली लाइकली. नॉट इक्वली लाइकली. ये नॉट इक्वली लाइकली आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता ये. ठीक है, ओके, इक्वली लाइकली तो है ही नहीं. तो यहाँ पे इक्वली लाइकली तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया, तो उसके साथ डी भी एलिमिनेट हो गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर 2 बार जैसे टॉस करेंगे तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में. ठीक है, अगर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस तो अपने पास क्या क्या बन सकता है? अपने पास बन सकता है हेड्स और हेड्स. ठीक है, फिर दूसरा अपने पास क्या बन सकता है? यहाँ पे बन सकता है अपने पास, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, हेड्स हेड्स बन सकता है. दूसरे बन सकता है हेड्स टेल्स. तीसरा बन सकता है टेल्स हेड्स. और चौथा बन सकता है टेल्स टेल्स. ठीक है, ऐसा बन सकता है. तो यहाँ पे इक्वली लाइकली तो होगा ही नहीं. ये इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4. एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 2/4 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 1/4. ठीक है, सो यहाँ पे अपना ये इक्वली लाइकली तो हो ही नहीं सकता, सब बराबर है ही नहीं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए. ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये इवेंट तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वहां पे डिपेंडेंट है. अगर हेड्स आएगा तो ही टेल्स आएगा. ठीक है,
तो डिपेंड हो गया वहां पे, अगर वो टेल्स आएगा तभी हेड आ सकता है, ठीक है, तभी वहां पे हेड नहीं आ सकता। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन, प्रोबेबिलिटी का क्या वैल्यू हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट 1 हो सकता है, श्योर इवेंट के बेस में नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है, उन दोनों के बीच का ही वैल्यू आता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर, 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। इफ P of A is equals to 0 then the event A is, यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अपने को इम्पॉसिबल इवेंट नहीं दिया हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब वो इवेंट कभी होगा ही नहीं। अगर शोले वाला सिक्का है तो टेल्स कभी आएगा ही नहीं, कितना भी कर लो, ठीक है, हेड्स ही आएगा वहां पे। तो यहाँ पे 19 का ए विल नेवर हैपन, विल नेवर हैपन। 20 का ए P of A then the event A is known as श्योर इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर, श्योर इवेंट यही आएगा, ठीक है, सोले वाले सिक्के में हेड्स ही आएगा, कुछ भी कर लो। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 21। इफ P is to Q are the odds in favors of an event then the probability of that event, उस इवेंट का फिर प्रोबेबिलिटी निकालना। अभी ऑड्स इन फेवर आया, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते थे ऑड्स इन फेवर्स और ऑड्स इन अगेंस्ट। अगर ऑड्स इन फेवर्स का, ऑड्स इन फेवर्स देखते थे और देखते थे ऑड्स इन अगेंस्ट, ठीक है, ये हमने दो चीज देखा था। तो ऑड्स इन फेवर्स क्या होता था, अगर जैसे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है आने की, प्रोबेबिलिटी आने की 5/9 है, ठीक है, और तो उसकी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, उसका PA कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, उसकी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 4/9। तो ये ऑड्स इन फेवर्स क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाता था, ठीक है। ऑड्स इन फेवर्स क्या हो जाता था, ये जो ऊपर का है A अपॉन ये 4, तो ऑड्स इन अगेंस्ट क्या हो जाता था, 4:5। ओके, ठीक है। सो इसकी अगर मेरे को देखिए यहाँ पे ऑड्स इन फेवर्स दिया हुआ 5/4, तो अगर मेरे को यहाँ से मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये 5 और ये दोनों को ऐड कर देता, 5+4, ठीक है। ओके, अगर फिर मेरे को यहाँ से मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मैं इस तरीके से मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है PA और ये दिया हुआ है Q, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये P अपॉन ये P+Q, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इफ PA is equals to 5/9 then the odds against the event is, यही वाला ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे odds against the event, यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे P दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 5/9 और यहाँ पे पूछ रहा है ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स अगेंस्ट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 9 - 5, ठीक है, और नीचे क्या कर देंगे 5। ओके, ये ऑड्स इन फेवर्स है, तो अगर मेरे को ऑड्स अगेंस्ट वाला करना है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4/5 जो कि है 4:5। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इफ A, B and C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, A, B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है, देन PA + PB + PC इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 इवेंट है, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो वहाँ पे तीनों इवेंट का अगर मैं प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूंगा तो वो आना चाहिए 1, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर ये भी नहीं लिखा होता ना तब भी 1 होने का चांसेस कैसे था, क्योंकि अगर 3 इवेंट है तो 3 में से अगर एक इवेंट आएगा, ठीक है, सारे की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 1/3 1/3, तो सारे की अगर प्रोबेबिलिटी अगर बराबर होंगी तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का आएगा ऑप्शन नंबर B 1।
ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ A denotes that a student reads in school and B denotes that he plays cricket, ये क्या हो गया, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया है। ठीक है, या तो वो रीड इन स्कूल करेगा या तो वो प्ले क्रिकेट करेगा। ठीक है, ये अपना आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आ गया, ये अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों में से एक करेगा। ठीक है, अपना आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आएगा आंसर। आप लोग सोच सकते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ पे वन मस्ट नेसेसरीली ऑकर नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसको रीड करना है या तो क्रिकेट खेलना ही खेलना है, और भी कुछ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन इवेंट मस्ट नेसेसरीली ऑकर नहीं है, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। इफ P of B upon A is defined only when A is a sure event, ऐसा तो कोई केस नहीं है। अगर A श्योर इवेंट होगा तो फिर यहाँ पे तो B तो आने का चांस नहीं है। ठीक है, B इज अ श्योर इवेंट, ये भी नहीं है, तो फिर नीचे A से क्यों डिवाइड करेंगे, A के ऊपर डिपेंड कैसे हो गया। A इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, यही होता है। P ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए क्या है, हम यहाँ पे P ऑफ B अपॉन A करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, P ऑफ B अपॉन A, तो यहाँ पे क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये होता था। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये P ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन 0 होता, 0 होना चाहिए। P ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन 0, और P ऑफ A अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो P ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर सी, A इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट, A इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। इफ P ऑफ A अपॉन B कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड ओनली व्हेन, यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे P ऑफ ये A अपॉन B कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये P A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 0 नहीं होना चाहिए, उसके लिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1 होगा तब ये जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1, तो यहाँ पे इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, इफ B इज अ श्योर इवेंट, यहाँ पे इफ B इज अ श्योर इवेंट, B is a sure event, then probability of B is equals to 1, है ना। तो यहाँ पे फिर probability of B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पे B शुड नॉट बी श्योर इवेंट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे B शुड नॉट बी श्योर इवेंट। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, B इज नॉट अ श्योर इवेंट, तभी वो डिफाइन होगा। ठीक है, B इज नॉट अ श्योर इवेंट होगा तभी वो डिफाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का A होगा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। फॉर टू इवेंट्स A एंड B,
पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी ओनली व्हेन, ये कब होगा? पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी ओनली व्हेन, ये कब होगा? ये तब होता है जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये उसी केस में होता है जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ओके, ये हमने देखा हुआ था, ये हमने कहाँ पे देखा है? ये हमने पीछे कहीं पे देखा हुआ है। ठीक है, आप लोग वहां से रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज समझ में आ रहा है? देखिए, अगर जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ जाता है 0। अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 आ जाएगा तो यहाँ पे PA प्लस PB बच जाएगा। ठीक है, अपना एक थ्योरम था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हमारा यहाँ पे थ्योरम था प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, यही था थ्योरम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0 इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में तो यहाँ पे तो ये अपने पास ये क्या बच गया? P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस ये P ऑफ B, यही बच गया। ठीक है, सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में ये अपना काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। समझ में आ गया किस तरीके से आया ऑप्शन नंबर डी? ओके, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। अभी जो हमने जो वहां पे लिखा था थ्योरम का जो फॉर्मूला, वो एडिशन थ्योरम ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में काम आएगा। बाकी अगर दूसरा कोई इवेंट है तो वहां पे ये चीजें काम नहीं आने वाली। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। For any two events A and B, P of A plus P of B is greater than P of A intersection B. P of A plus P of B is less than P of A intersection B. P of A plus P of B is greater than equal to P of A intersection B, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लेस देन इक्वल टू P of A intersection B। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे क्या है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, और यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 1/2। अगर इन दोनों के बीच में कोई चीज कॉमन है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं डाइस इज रोल्ड वंस। ठीक है, डाइस इज रोल्ड वंस, डाइस इज रोल्ड वंस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जिससे हम डाइस इज रोल्ड वंस आता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब अगर इवेंट ए होगा, इवेंट ए इज अ क्या? इवेंट ए को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2, और यहाँ पे इवेंट बी को मैं ले लेता हूँ इवन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लिया मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूंगा इवन नंबर्स, तो यहाँ पे ये आ गया मेरा इवन नंबर्स। ठीक है, सो ये अपना दोनों सेम आ रहा है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी भी सेम आ जाएगा 2 4 6। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी जो आएगी यहाँ पे ये सेम आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा? ये 1 ये अपना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस ये 1/2, तो ये आ जाएगा 2/2 जो कि आएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा क्या आ गया? ये आ गया मेरा 1/2, तो ये क्या है? लेस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से केस में ये बराबर आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ये बराबर कौन से केस में आ सकता है? हाँ, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सेकंड केस लेता हूँ,
सपोज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमने ले लिया ए ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे ए को ले लेता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे ले लिया 2 4 6 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे बी को ले लिया मैंने, यहाँ पे बी अपना आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गया अगर मेरा बी यहाँ पे, तो इस केस में नहीं बनेगा। ओके, यहाँ पे ये इस केस में ये नहीं बन सकता। एक कोई एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड ना। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लाना है अगर अपने को, वहाँ पे सपोज ये आ जाएगा 2 4 6, तो 1/2 ये आ जाएगा 1/2 और ये +1, 1/2 +1 आ जाएगा 3/2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आ रहा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B ग्रेटर, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ठीक है। मोस्ट केसेस में ये आ रहा है, लेकिन कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B PA प्लस PB के बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे PA ऑफ A इंटरसेक्शन B PA प्लस PB के बराबर हो, वो किस केस में हो सकता है, वही केस मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ बन नहीं पा रहा है, सॉरी। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ बनता है तो फिर मैं आप लोग को ज़रूर मैं बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग ये इसको ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको अभी आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे PA प्लस PB इज ग्रेटर देन इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B, यहाँ पे लेस देन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तो बराबर आ सकता है या तो उससे, यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B यहाँ पे उससे छोटा आ सकता है, ठीक है, PA प्लस PB से। ओके, या तो बराबर आ सकता है या तो उससे छोटा आ सकता है। यहाँ पे ये इस केस में हो सकता है जहाँ पे A यूनियन B और फिर A इंटरसेक्शन B दोनों सेम हो, ये इस केस में हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे A यूनियन B और यहाँ पे A इंटरसेक्शन B दोनों जहाँ पे सेम हो, उस केस में यहाँ पे ऐसा चीज हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फॉर एनी टू इवेंट्स A एंड B, PA minus B is equals to PA minus PB, PA minus B is equals to PA minus PA intersection B, PA minus B is equals to PB minus PA intersection B, और PB minus A is equals to PB plus PA intersection B। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। वही डाइस इज रोल्ड, ओके, डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर A को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लूंगा 2 4 6, ठीक है। यहाँ पे इसको ले लेंगे इवन नंबर। यहाँ पे मैं B को ले लेता हूँ 2 3 और ये 5, इसको मैं ले लेता हूँ प्राइम नंबर्स वाले, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ प्राइम नंबर्स वाले। तो यहाँ पे मेरा A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, A इंटरसेक्शन B आ जाएगा 2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बन रहा है 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी बन रहा है यहाँ पे 3/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या बन रहा है, यहाँ पे 1/6 ये बन रहा है, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B। तो यहाँ पे अगर मैं A माइनस B ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं A माइनस B ले लूंगा तो A माइनस B मेरा पास क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 और 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B आ गया यहाँ पे 2/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B आ गया 2/6। अब यहाँ पे चारों ऑप्शंस में देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये आता है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या था 3/6 और ये B भी है 3/6, तो ये तो अपना 0 आ गया, ये 3/6 माइनस 3/6 ये तो अपना 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर A गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B देख लेते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था 1/6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी वही है, हाँ ये वही है, ठीक है ओके, हाँ ये वही है ओके। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन अगर आप जैसे नॉर्मल अगर आप लॉजिक भी लगाएं तो समझ आ जाना चाहिए ए माइनस बी में क्या होता है, सारे वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है, ए में है जो बी में नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, ठीक है, यहाँ पे जो ए और बी जो दोनों में था उसको हमने हटा दिया था, और यहाँ पे जो ए और बी जो दोनों में है उसको हमने रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए में से फिर से मैं जो ए और बी जो दोनों में है उसको मैं हटा दूंगा, तो ए माइनस बी आ गया मेरा, ओके ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे ए और बी जो दोनों में है, यहाँ पे ए और बी जो दोनों में है उसको हमने हटा दिया था यहाँ पे, ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं लॉजिकली हमने ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ से हटा दिया, हमने इस पार्ट को यहाँ से हटा दिया, ठीक है ओके, इस पार्ट को हमने यहाँ से हटा दिया था। तो अगर हमने जैसे इस पार्ट को यहाँ से अगर हटा दिया है तो फिर हमारा क्या आंसर आएगा, ये 2/6 ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी आर। हमने ये इसके लिमिटेशंस पढ़े थे, ठीक है, इसके हमने लिमिटेशंस पढ़े थे, देख सकते हैं यहाँ पे सामने कौन सा, शायद ये पेज नंबर 2 में था, ओके, यहाँ पे पेज नंबर 2 में नहीं है, पेज नंबर 3 में भी नहीं है, ओके, ये यहाँ पे है, ठीक है, देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ पे हमने पढ़ा था जब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जब फाइनाइट होते हैं, जब यहाँ पे जब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स फाइनाइट होते हैं, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। ये जब इक्वली लाइकली होता है तभी ये काम आता है, ठीक है, ये भी हमने देखा ओके। दिस assumption is made well before the experiment is performed, ये हम पहले से ही कर लेते हैं। ये कॉइन टॉसिंग, डाइस थ्रोइंग, ड्राइंग कार्ड्स, ये सारी चीजों में काम आता है ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लासिकल डेफिनेशन के लिमिटेशंस है, अब हम जाते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, ऑप्शंस पे देख लेते हैं, पेज नंबर 42, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, द लिमिटेशन क्लासिकल इट इज एप्लीकेबल व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज फाइनाइट, ये तो है ही, इट इज एप्लीकेबल फॉर द इफ द एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, ये भी है, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल इफ एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये नहीं पढ़ा हमने वहां पे, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर, यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी आएगा आंसर ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, according to the statistical definition of probability, the probability of an event A is, statistical definition क्या था, हमने यहाँ पे देखा था एक जगह लिमिट वाला देखा था, हमने देखा था लिमिट n tends to infinity is equals to f of a upon n, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n और यहाँ पे फेवरेबल वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे 32 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्या लिखा हुआ वर्ड में, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ए ऑकर्स, तो एफ ए क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ए ऑकर, और यहाँ पे उसका लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, टू द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, जो एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, ठीक है, एन क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर ओके, यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का थ्योरम क्या स्टेट करता है, हमने एक थ्योरम देखा था, यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था क्वेश्चन नंबर 33 में, हमने फॉर्मूला देखा था P ऑफ B अपॉन A अगर है तो यहाँ पे P ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यहाँ पे पी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी अपॉन ए इंटू पी ऑफ ए। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, सो अब ऐसा कोई अपने पास ऑप्शन दिया है कि नहीं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही अपने को वैसा दिया हुआ है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, यही है थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। ओके, यही है अपना थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है देन पी ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए माइनस बी, पी बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए माइनस बी, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या हो सकता है? ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे अपने को क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? पी ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए माइनस बी। तो हमने सपोज यहाँ पे जैसे इवेंट्स लिए थे, इवेंट्स क्या था यहाँ पे अपने पास था 2 4 6। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो ए आएगा तो बी तो आ नहीं सकता। ठीक है, ए आएगा तो बी नहीं आ सकता, तो बी मान लेते हैं यहाँ पे 1 3 5। ठीक है, ये इसी केस में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, ये इसी केस में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी तो अपना नल सेट हो जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास यहाँ पे नल सेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पी ऑफ ए माइनस बी निकालता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं a माइनस बी पहले निकाल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी निकालूंगा तो मेरे सारे एलिमेंट्स जो a में है वो आ जाएंगे। ठीक है, a माइनस बी यहाँ पे वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या था अपने पास 3/6, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी भी क्या आएगा अपने पास 3/6। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा वही अपना होगा आंसर। ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में ये चीज अपना सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे ये चीज सिर्फ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। इफ पी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी माइनस ए, देन द टू इवेंट्स ए एंड बी सेटिस्फाई द कंडीशन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 1, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा केस है तो ऐसे में कैसा होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे 35। ठीक है, यहाँ पे हम a ले लेते हैं, यहाँ पे 2 4 6। ठीक है, यहाँ पे मैं b भी ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे 2 4 6। ठीक है, सो यहाँ पे a माइनस बी क्या आ जाएगा मेरा? a माइनस बी आ जाएगा नल सेट। ठीक है, यहाँ पे b माइनस ए भी आ जाएगा मेरे पास यहाँ नल सेट। ठीक है, ओके। अगर जैसे ऐसा अगर केस है तो ऐसे केस में क्या होगा? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी आ जाएगा 0, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल कब है? जब इवेंट्स सेम हो। ठीक है, जब दोनों की जब प्रोबेबिलिटी जब सेम होगी, जब दोनों जब सेम होंगे तभी ये चीज पॉसिबल है। ओके, ठीक है, ये चीज तभी पॉसिबल है। सपोज अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 4 और 5 ले लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे a माइनस बी मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर मैं 2 4 और 5 ले लेता हूँ तो a माइनस बी आ जाएगा मेरा यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ खाली 6 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं 2 4 और 5 लेता हूँ तो मेरे यहाँ पे जो b आ जाएगा वो भी मेरा 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे दूसरा केस ले लेते हैं, यहाँ पे तो सेम लिया हुआ था, एक बार दूसरा केस लेके चेक करते हैं। a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 4 6, और यहाँ पे b ले लेते हैं यहाँ पे 2 4 और 5। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी यहाँ पे a तो नहीं निकालना है, a माइनस बी और b माइनस ए निकालना है। ओके, यहाँ पे a भी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a है यहाँ पे अपने पास 3/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b आएगा यहाँ पे भी 3/6। यहाँ पे a माइनस बी अपने पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी आएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है,
सो यहाँ पे इसका जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे ये 1/6 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए भी आ जाएगा अपने पास 1/6। ठीक है, ये सारे स्टेप मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप लोग को तो एग्जाम में अगर डायरेक्ट समझ में आता हो तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, इतना सब ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चीज प्रूफ हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b दोनों बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा अपना आंसर। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है कि ये आंसर आया कैसे, तो ये यहाँ पे उसका प्रूफ है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय 3 इवेंट्स ए बी सी फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं? आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। हमने देखा था टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों चीज एक साथ भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तीनों चीज एक साथ भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये खाली तीनों अगर आपस में अगर एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होंगे तो नहीं चलेगा, तीनों एक साथ भी। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो अपने पास कितने कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए? 1 2 3 और ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा 4। ओके, ये 4 कंडीशन अपने सेटिस्फाई होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी देख लिया हमने। ठीक है, ये तो अपना क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर्स नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, रैंडम वेरिएबल का रियल नंबर होता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर भी नहीं होता, वहां पे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी, फिर हम सॉल्व करते थे px। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वहां पे जीरो भी हो सकता है। 39 का ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ठीक है, ओके। कई बार अपन हम अगर क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में कई बार अपना आंसर हो सकता है जीरो भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। इफ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय अ रैंडम वेरिएबल आर इक्वल, सारे वैल्यूज अगर इक्वल है तो फिर, सारे वैल्यूज अगर इक्वल है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे ले लेते हैं, x को ले लेते हैं अपन यहाँ पे 1 और 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को ले लेते हैं यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2। ठीक है, सो यहाँ पे अपने पास px क्या आ जाएगा, px आ जाएगा ये 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो समेशन px आ जाएगा 1। ठीक है, समेशन px आ गया 1। तो ये अपना क्या है, ये तो अपना मीन है, ये अपना क्या है, म्यू है, ये अपना मीन है। ठीक है, सो यहाँ पे मीन तो 1 नहीं है, मीन तो 0 नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का अपना फॉर्मूला होता था समेशन x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही होता था, e ऑफ x स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ऐसा होता था। ओके, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर लेंगे तो ये 1 और 1। ठीक है, म्यू स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/4।
ठीक है, ये पी एक्स, ये 1/4 और ये 1/4, तो ये आ गया अपना 2/4 जो कि है 1/2। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर तो निकाल लिया, लेकिन अपने को निकालना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे निकालना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे p इंटू ये एक्स स्क्वायर समेशन, ओके। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में ले लेंगे, या तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 1 प्लस ये 1/2 इंटू 1, ठीक है, माइनस ये आ गया म्यू स्क्वायर। तो ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है 1/2, ओके। ये अपने पास म्यू स्क्वायर, अगर हम इसको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने ये मिस्टेक किया है, नहीं किया। यहाँ पे ये पी ऑफ एक्स आएगा, ये अपने पास आ गया 1, हाँ ये अपने पास आता है। ये यहाँ पे म्यू स्क्वायर निकालने में हमने गलती कर दी है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 स्क्वायर, ठीक है, ओके। म्यू तो अपने पास था तो ये आ गया 1 स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 तो ये आ गया 1 माइनस ये 1, तो आ गया अपने पास 0। ये क्या है, ये अपना है वेरिएंस, जो अभी जो हमने यहाँ पे निकाला। यहाँ पे ये अपन एक डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, तो वेरिएंस आ गया अपने पास। यहाँ पे वेरिएंस आ जाता है अपने पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे म्यू स्क्वायर, ठीक है, म्यू स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस ये 1 स्क्वायर, तो वेरिएंस आ गया 0। और वेरिएंस 0 आ गया तो यहाँ पे अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाएगा 0। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाएगा 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0। अभी आप नॉर्मल तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर सारे वैल्यूज अगर सेम है, जैसे हम ग्राफ में देखते थे, अगर जैसे सारे वैल्यूज अगर एक ही जगह जैसे लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर सारे वैल्यूज अगर एक ही जगह लाई कर रहे हैं तो कोई डिविएशन होने का सवाल ही नहीं होता, ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, ठीक है, कोई डिविएशन होने का सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा 0, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 40 का ऑप्शन नंबर बी है, इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई ऑफ वाई, यही होता है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। इफ अ रैंडम वेरिएबल x assume that x1 x2 x3 x4 with corresponding probability p1 p2 p3 p4 then the expected value of x is, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 प्लस p4 x4, ऐसे। ऑप्शन नंबर ए ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, x1 p1 x2 p3 दे दिया है यहाँ पे, x2 p3 नहीं होगा, x2 p2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आते हैं, p1 x1 p2 x2 p3 x3 p4 x4, ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर, ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। fx द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x सेटिस्फाइज, ये हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखा था हमने, ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखा था, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ देखा था हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, स्टार्टिंग में ही देखा था कहीं पे बीच में, एक सेकेंड, उसको कंडीशनल थ्योरम में नहीं था, यहाँ पे सेट से पहले था अपना शायद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके। यहाँ पे सेट थ्योरेटिक अप्रोच है, ये अपना पेज नंबर लोडिंग, हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर है लिमिटेशन वाला था, क्वेश्चन है
क्या है, यही कहीं था अपने पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हम तो आगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, कहीं कहीं हम घूम के स्टार्टिंग में ही आ गए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे नहीं था, आगे था कहीं पे। ओके, ये कहीं पे आगे था अपने पास। करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इधर कहीं है क्या थ्योरम, यहाँ पे भी नहीं है। ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। आ गया रैंडम वेरिएबल, देखिए यहाँ पे है, पेज नंबर 27 में है अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखिए ये है, यहाँ पे fx इज नोन एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x। जैसे ये है, इसके जगह हम fx ले लेते थे, ठीक है। समेशन ऑफ x, यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे समेशन ऑफ x इंटू ये fx इज इक्वल्स टू 1 ये होता था। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी जरूरी है। fx क्या है, ये सॉरी fx ये नहीं होता है, fx अपना ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, ठीक है। fx अपना होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ओके। यहाँ पे अपना जो fx होता है ये होता है अपना प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो यहाँ पे fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x एंड समेशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आ जाता है अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये सारी चीजें सेटिस्फाई करनी जरूरी है, ओके, ठीक है। तब अपना होगा वहां पे ये अपना आंसर। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ x fx इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे अपने पास आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय e ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर। ये तो होता ही है फॉर्मूला, ओके, ये तो होता ही फॉर्मूला। e ऑफ x माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, e ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ओके। ये सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। ये e ऑफ ये e ऑफ x का मतलब क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a और b दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर, a एंड b, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x देन hd ऑफ y इज गिवन बाय। इसको कैसे करते थे, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x देन hd ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 3 ले लेते थे इंटू hd ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 इंटू hd ऑफ x, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा अपना आंसर, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली इज, यहाँ पे ए हेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा हेड नहीं लिखा हुआ है, 2 हेड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अ हेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे अपन उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे क्या लिखा हुआ है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो ये h और h, फिर ये क्या बन सकता है, यहाँ पे अपने पास बन सकता है हेड्स और टेल्स, यहाँ पे बन सकता है टेल्स और हेड्स, और यहाँ पे बन सकता है टेल्स और टेल्स। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे 2/4 जो कि है 0.5, ठीक है। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 2/4, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आंसर, 0.5, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए एटलीस्ट वन टेल, तो ये 1 2 और ये 3, यहाँ पे 3 जन है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, ठीक है, एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आ रहा है अपना 3/4, जो कि आ रहा है 0.75। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.75। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। इफ एन अनबायस्ड डाई is rolled once, the odds in favors of getting a point which is a multiple of 3, the odds in favors of getting a point which is a multiple of 3, यहाँ पे odds in favors, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनबायस्ड डाई इज रोल्ड वंस, ठीक है। अनबायस्ड डाई को रोल किया तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 आने के लिए तो यहाँ पे P ऑफ 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 क्या आ सकता है, 3 और 6 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 आ सकता है 3 और 6, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे P ऑफ 3 नहीं लिखते, यहाँ पे अपने पास क्या आ सकता है 3 और 6, यहाँ पे P ऑफ A लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे A लिख लेते हैं, इसको P ऑफ A नहीं आएगा, A आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गया 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट अगर देखेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट की अगर 3 और 6 के अलावा कितने हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो ये आ गया 4/6, ठीक है। सो अब यहाँ पे मेरे को अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ लेने हैं, अगर मेरे को यहाँ पे ऑड्स इन फेवर ऑफ लेने हैं, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2/6 आएगा, 3/6 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2/6। तो प्रोबेबली तो यहाँ पे ऑड्स इन फेवर ऑफ कैसे आ सकता है, ऑड्स इन फेवर ऑफ, ऑड्स इन फेवर के लिए जो ऑड्स इन फेवर है 2 जो अगेंस्ट में है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1:2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। अ बैग कंटेन्स 15 1 rupee coin, 25 2 rupees coins and 10 5 rupee coin. If a coin is selected at a random from the bag, then the probability of not selecting a 1 rupee coin, not selecting बोल रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, एक बैग है, यहाँ पे है 1 rupee कॉइन है, कितने हैं यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 1 rupee कॉइन है 15, ठीक है। यहाँ पे 1 rupee कॉइन्स है 15, बाकी है यहाँ पे 25 है 2 rupees कॉइन, 2 rupees कॉइन्स है 25, ठीक है। और यहाँ पे है 5 rupees कॉइन है अपने पास, यहाँ पे है 10। ओके, अब अगर हमको यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 rupee कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 rupees कॉइन कितने हो जाएंगे, 15 है, टोटल कॉइन कितने हैं 50, ठीक है। सो यहाँ पे 15/50। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग 1 rupees कॉइन, तो 1 कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 - 15/50, तो ये आ गया 15 - 50/50, तो ये आ जाएगा 35 - 50, जिसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 7/10। या तो अपन ऐसा निकाल सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 rupees कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 5 rupees कॉइन, इस तरीके से भी निकालेंगे तो भी अपना सेम आंसर आएगा। देखिए 25 + 50 प्लस ये 10 + 50, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 35/50, जो कि आएगा 7/10। ओके, दोनों तरीके से अपना सेम आंसर आ रहा है, तो आप दोनों तरीके में से किसी से भी कर सकते हो। 7/10 आएगा आंसर। यहाँ अगर यहाँ पॉइंट में दिया हो तो 7/10 होता है 0.7, ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। इफ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विद प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.2 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है
व्हाट इज पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ सी, ठीक है, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे पी ऑफ ए क्या दिया हुआ है 0.3 इंटू आ जाएगा 0.2 इंटू आ जाएगा 0.4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 इंटू 4 24, तो आ जाएगा 0.024, ये आ जाएगा अपना यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 0.024। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। इफ टू लेटर्स आर टेकन एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, what is the probability that none of the letters would be vowels। कोई भी लेटर वॉवेल नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ H और M सेलेक्ट करें और फिर M और H सेलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट लेटर नॉट वॉवेल, इसकी होने की चांसेस क्या है, फर्स्ट लेटर नॉट वॉवेल, इसके होने के चांसेस कितने हैं, यहाँ पे अपने पास 4 लेटर है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास 4 लेटर है, तो 4 में से अपने पास 2 लेटर ऐसे हैं जो वॉवेल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड लेटर नॉट वॉवेल, ये आने के चांसेस कितने हैं, अब अपने पास कितने बच गए, एक ही, यहाँ पे ऊपर में एक ही लेटर बच गया क्योंकि यहाँ तो हमने एक ले लिया था, और बच टोटल क्या नीचे कितने बच गए, 3 बच गए थे। तो यहाँ पे जो अपने पास जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वॉवेल, वो क्या आ जाएगा अपने पास, वो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे वॉवेल, ओके, ये आ जाएगा अपने पास 2/4 इंटू 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 आ जाएगा अपने पास आंसर, ठीक है। इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं या तो फिर ऐसे भी देख सकते हैं। अगर हम वहाँ पे जिससे सेलेक्ट करने जाएं, ठीक है, 2 लेटर्स, तो क्या क्या लेटर्स हो सकते हैं, यहाँ पे H और O सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे H और M सेलेक्ट कर सकते हैं, H और E सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे O और H सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे O और यहाँ पे E सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे O और M सेलेक्ट कर सकते हैं, O और E सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं M और H, M और O, और फिर यहाँ पे M और E, और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं E और H, E और M, और फिर E और O, ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों लेटर वॉवेल नहीं आने चाहिए, यहाँ पे जो दोनों लेटर नॉट गेटिंग वॉवेल, ठीक है, यहाँ पे एक भी लेटर वॉवेल नहीं आना चाहिए। तो कहाँ कहाँ एक भी लेटर वॉवेल नहीं आ रहा है, एक तो ये वाला केस है और एक ये वाला केस है जहाँ पे एक भी लेटर वॉवेल नहीं आ रहा, बाकी सारे में वॉवेल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल अपने पास कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 केस हो गए। इसमें से अपने पास सिर्फ 2 केस में ऐसे हैं जहाँ पे वॉवेल्स नहीं आ रहे हैं, तो ये 2/12 आ जाएगा जो कि है 1/6, ठीक है। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/6, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस। स्पेड या तो एस, दोनों, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी लेनी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, पहले स्पेड निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, स्पेड निकालने की चांसेस कितने हैं, यहाँ पे 13 होते हैं अपॉन 52, तो यहाँ पे कितने आ गए अपने पास, ये 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कितना है। अब अपने पास कितने कार्ड्स बच गए, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से अगर अपने पास अगर यहाँ पे वो निकल गया, यहाँ पे अगर अपने पास यहाँ से अगर स्पेड में भी एक एज होगा, ठीक है, तो उसको की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे ले ली, तो यहाँ पे कितने एज बचे, यहाँ पे 3 ही एज बचे, तो यहाँ पे 3/52, यहाँ पे 3 ही एज बचे,
तो ये आ जाएगा अपने पास 1/13, सॉरी ये 1/13 नहीं आएगा, ये अपने पास ऐसे ही रहेगा 3/52। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे और वाला ऑप्शन है, तो और वाले में अपन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 13/52 प्लस ये 3/52। डायरेक्ट ऐड करते हैं ताकि आसानी हो यहाँ पे, तो आ जाएगा ये 16/52। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 13 टाइम्स, तो यहाँ पे 4/13 आएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे और लिखा हुआ था इसलिए हमने ऐड किया। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4/13। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। If x and y are random variables having expected values as 4.5 and 2.5 respectively, expected value दिया हुआ है, then the expected value of x minus y is, क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे दिया हुआ है x और y रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है अपने को 4.5 और यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y दिया हुआ है 2.5। अब रैंडम वेरिएबल अगर x माइनस वाई का निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर x माइनस वाई का निकालना तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे e ऑफ x माइनस e ऑफ y। सो यहाँ पे आ जाएगा 4.5 माइनस 2.5, तो ये आ गया आंसर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। इफ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x is 23, इफ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x is 23, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 2। यहाँ पे क्या दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ अपने को, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में अपने को क्या दिया हुआ, वेरिएंस दिया हुआ, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज दिया है 23। सो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, रूट ऑफ 23। रूट ऑफ 23 क्या आएगा, कैलकुलेटर ले लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं। 23 का रूट आ जाएगा अपने पास 4.80 आ रहा है, ठीक है। ओके, 4.80 आ रहा है, राउंडिंग ऑफ में लिया है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे इक्वेशन अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 10। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालने के लिए मॉड्यूलस ऑफ 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, यहाँ पे 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x क्या था 4.80, तो ये क्या आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ गया अपने पास 9.6। अब अपने को क्या निकालना, वेरिएंस निकालना, तो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 9.6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ रहा है 92.16, जो कि अप्रॉक्स क्या होगा 92 होगा अप्रॉक्स। ओके, ठीक है, राउंडिंग ऑफ के कारण थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर 92, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 6 फ्रॉम 3 थ्रोस ऑफ अ परफेक्ट डाई, ठीक है। एटलीस्ट 1 6 आना चाहिए फ्रॉम 3 थ्रोस ऑफ अ परफेक्ट डाई, तो यहाँ पे जैसे 3 बार थ्रो करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। यहाँ पे अगर हम 3 बार थ्रो करेंगे तो पहली बार में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अपने पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। एक बार थ्रो करेंगे तो 6 पॉसिबिलिटीज, लेकिन जैसे ही हम दूसरे बार थ्रो करेंगे तो अपने पास 6 इंटू 6 36 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, ठीक है। 6 इंटू 6 36 पॉसिबिलिटीज कैसे, पहले में 1 आया दूसरे में 1 आया, ठीक है। पहले में 1 आया दूसरे में 1 आया, या पहले में 1 आया दूसरे में 2 आया, ऐसे करके पहले में 1 आया दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, 1 और 5 और यहाँ पे 1 और 6। इस तरीके से अपने पास अगर दो अगर अपन थ्रो करते हैं तो अपने पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाती है, यहाँ पे अपने पास 2 अगर थ्रो करेंगे तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाती है 36। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हमारा क्या हो रहा है, पावर के हिसाब से बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पे पावर के हिसाब से बढ़ रहा है। यहाँ पे जैसे 3, एक डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स।
तो यहाँ पे अपने पास टोटल पॉसिबिलिटीज पहले तो कितनी होंगी, यहाँ पे अपने पास होंगी टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी, यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी यहाँ पे 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब होगा। अब यहाँ पे इफ अ डाई इज रोल्ड, इफ अ डाई इज थ्रोन 1 टाइम्स, इफ अ डाई इज थ्रोन 1 टाइम्स, ठीक है, चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इफ अ डाई इज थ्रोन 1 टाइम्स, एक ही बार अगर जैसे थ्रो किया जाता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 क्या होगा, 5/6 होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 5/6 होगा, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, अगर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, फिर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, ये भी अपना यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/6 का होल क्यूब, ये हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6, ठीक है, एटलीस्ट 1/6, ओके। ये अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसको क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 - 5/6 का होल क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अगर मैं एक बार जैसे थ्रो करता हूं तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 होती है, तो वैसे अगर मैं 3 बार थ्रो करूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, वो क्यूब होते जाएगा, ओके। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए वो सारी पॉसिबिलिटीज बनाना पॉसिबल नहीं है, 216 पॉसिबिलिटीज आप लोग यहाँ पे बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आंसर, 1 - 5/6 का होल क्यूब, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर चाहे तो यहाँ पे अपन 2 थ्रो से एक बार चेक कर सकते हैं, चाहे तो अपन यहाँ पे 2 थ्रो से चेक कर सकते हैं। 2 थ्रो से चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 - 5/6 का होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1/5 - 6 का होल स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1 1, ठीक है, 1 2, यहाँ पे हो सकता है 1 3, 1 4, यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे हो सकता है 1 6, ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है 2 1, फिर 2 2, 2 3, 2 4, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे हो सकता है 2 6, ओके, इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये आ गया अपने पास, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 3 1, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे आना चाहिए 3 4 और ये आएगा 3 5 और यहाँ पे आएगा 3 6, ठीक है। यहाँ पे 4 1, 4 2, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे आ सकता है 4 4, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है 4 5 और यहाँ पे आ सकता है 4 और 6, यहाँ पे 5 1, यहाँ पे 5 2, फिर यहाँ पे आ सकता है 5 3, यहाँ पे आ सकता है 5 4, यहाँ पे आ सकता है 5 5 और यहाँ पे आ सकता है 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है 6 1, यहाँ पे आ सकता है 6 2, फिर ये 6 3, फिर ये 6 4 और यहाँ पे 6 5 और यहाँ पे आ सकता है 6 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई, आप लोग काउंट कर पाएंगे तो 36 पॉसिबिलिटीज बन गई। यहाँ पे एटलीस्ट 1/6 आने का चांसेस कितना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये जो टोटल ये 6 है, तो 6 + 5 यहाँ पे 11 आने का चांसेस है, ठीक है, 11/36 आने का चांसेस है। अगर मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1/6, ठीक है, एटलीस्ट 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
यहाँ पे है 11/36। ठीक है, यहाँ पे 11/36 है। अगर मैं वो फॉर्मूला से लूँ 1 - 5/6 का होल स्क्वायर, अगर मैं इस तरीके से लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 25/36। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 36 - 25/36। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 11/36, जो कि अपना सेम आंसर है। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1/6। ठीक है, ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1/6, तो यहाँ पे भी अपना सेम आंसर आ रहा है। तो ये क्या है, प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, ओके, ये सिर्फ खाली प्रूफ करने के लिए लिखा है मैंने, ताकि ये चीज समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज हम यहीं तक करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इसके क्वेश्चन के सेट बी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहां पे बता सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।